हेलो। तो हम कहां थे देखना। अब मैंने क्या बोला था कि दिस वाज द इक्वेशन ऑफ हमारा लाइन, और जिसमें ए क्या करेगा, हमारा ए जो है वो डायरेक्शन फिक्स करेगा, और जो बी जो है, इसमें जो बी है वो पोजीशनिंग फिक्स करेगा लाइन का। कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है बेसिकली। जैसे मैंने अभी तुम्हें इधर ये क्या बोला था, वो जब लाइट गई थी उसके पहले, इसके पहले वाले पार्ट में, कि जो ए है विल फिक्स द डायरेक्शन ऑफ लाइन। इसका कोऑर्डिनेट में इक्विवेलेंट क्या होगा, हमारा स्लोप। इसका कोऑर्डिनेट में इक्विवेलेंट क्या होगा, स्लोप। जैसे एक बार लाइन का स्लोप फिक्स हो जाए तो लाइन की डायरेक्शन फिक्स हो जाती है, रोटेट नहीं कर पाती वो। उसी तरीके से ए विल टेक केयर ऑफ दैट, और बी क्या करेगा हमारा, मैंने जैसे बोला बी विल टेक केयर ऑफ पोजीशन। तो इस पर लिख लो, दिस विल फिक्स द पोजीशन, फिक्स द पोजीशन। समझ में आया, ए का सिग्निफिकेंस समझ में आया। अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन क्या है कि जैसे मैंने बोला कि इसको मैं रब कर रहा हूं थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। मैंने बोला कि ये जो गिवन लाइन है, लेट्स से ये वाली जो लाइन है मैंने जो लिखी है अभी, z इंटू ए बार प्लस जेड बार ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है मुझे, ठीक है। जैसे एक बार स्ट्रेट लाइन का अगर थोड़ा बहुत किसी को आइडिया होगा कि लेट्स से ये वाली मेरी एक लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने बोला इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन होगी ना तो उसमें इतना पार्ट सेम होता है, मतलब इसके पैरेलल कोई लाइन होगी ना तो वो भी ऐसी होगी, ax प्लस बी वाई प्लस कांस्टेंट में डिफरेंस हो जाएगा। लेट्स से मैंने लिखा c1 इज इक्वल टू 0, इधर c था इधर c1 हो गया, मतलब इतना पार्ट सेम रहेगा। सिमिलरली हियर आल्सो, अगर मैंने बोला इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उसमें इतना पार्ट सेम रहेगा, दैट इज z इंटू ए बार प्लस जेड बार ए प्लस बी की जगह कोई और कांस्टेंट हो जाएगा, लेट्स से b1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्योंकि लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली मैंने बोला ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो दोनों के लिए a तो सेम होगा ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, a इज व्हाट, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। क्या था हमारा, i टाइम्स z2 माइनस z1, ठीक है, माइनस था कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मान लो भले, दिस इज माय z1 दिस इज z2, तो z1 माइनस z2 तो वेक्टर हो गया लाइन के पैरेलल, और माइनस i से मल्टीप्लाई किया वाला 90 डिग्री से रोटेट किया तो a क्या है हमारा, परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो अगर लाइन पैरेलल है तो परपेंडिकुलर वेक्टर तो सेम ही होगा ना, इसी कारण हमारा इतना पार्ट सेम आया। क्लियर हुआ। तो देखो पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखना तो आसान हो गई। अब आप देखें कि इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक बार वीडियो पॉज करके तुम सोचो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। जैसे मैंने बोला स्ट्रेट लाइन में, अगर मान लो कोऑर्डिनेट में जब हम बात करेंगे कार्टेशियन में, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ऐसे होती है, माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सम लैम्डा इक्वल्स टू 0। मतलब इसका स्लोप कितना है, अगर किसी को थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, कैसे लिखते हैं, माइनस ए बाई बी, और इसका स्लोप कितना हो गया, बी बाई ए। तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। तो उसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि इसमें कैसे लिखेंगे, लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन लेट्स से। तो क्या करेंगे देखना, मैंने क्या बोला कि अब सुनना ध्यान से, इसका एक्सप्लेनेशन सुनना। मैंने बोला कि ये मेरी लाइन है, लेट्स से ये वाली लाइन की बात चल रही है हमारी, ठीक है ना। लेट्स से मैं दोबारा लिख देता हूं इधर, a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0। मैंने बोला इसके मुझे परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है। तो देखो पैरेलल में तो क्या बताया, इतना पार्ट सेम रहेगा, कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। परपेंडिकुलर में क्या होगा, कैसे लिखेंगे, देखो ये जो लाइन है, लेट्स से मैंने इस लाइन को ये माना, तो मेरा जो a है वो ये होगा, a इज दिस। अच्छा, अब मैंने बोला कि मुझे इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, लेट्स से इस लाइन की, दिस इज रिक्वायर्ड। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन के लिए जो वेक्टर ए है वो क्या होगा, बेसिकली इस लाइन के परपेंडिकुलर। मतलब मुझे एक बार ये वेक्टर मिल जाए तो मैं लिख दूंगा। तो ये वेक्टर कैसे ऑब्टेन हो सकता है, अगर मैं जो वेक्टर ए है इसी को रोटेट कर देता हूं 90 डिग्री से, तो मेरे को ये वेक्टर मिल जाएगा, दिस वेक्टर विल बी बेसिकली a इंटू आयोटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन में जहां जहां a है उसको a आयोटा से रिप्लेस कर रहा हूं, तो मेरी परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी। तो मैंने इस वाले a को मैंने लिखा a आयोटा इंटू जेड बार, और इसी का क्या होता है आगे कॉन्जुगेट, तो माइनस a बार आयोटा z प्लस दिस प्लस सम लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो देखो पैरेलल लिखने में तो क्या किया हमने, इतना पार्ट सेम लिखा, और परपेंडिकुलर लिखने में क्या किया, a को आयोटा a से रिप्लेस किया, बिकॉज ए आई जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द परपेंडिकुलर वेक्टर टू द रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है ना, वो मुझे चाहिए।
तो ये हो गया हमारा लाइन का थियरी पार्ट कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब एज अ थियरी उसी में कवर होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये सारे जो पॉइंट, ये जितने मैंने अभी पॉइंट्स बोले कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, ये सब ऑलरेडी उसमें देखने वाले हैं आगे जाके कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइंस में। बट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, ठीक है ना, तो उसमें हमारा थियरी पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो एज अ क्वेश्चन लिखते हैं, मैंने लिखा लेट L इज इक्वल टू a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0। तो देखो दिस विल कवर द थियरी, एक्चुअली बोल सकते हैं हम इसको थियरी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L विथ रियल एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L विथ रियल एक्सिस, ठीक है। चलो मैंने ऐसे बहुत सारे पार्ट लिखूंगा तो एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला इस लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है रियल एक्सिस के साथ, तो लेट्स से ये दिस इज माय कोऑर्डिनेट प्लेन और ये लाइन कहीं तो होगी ऐसी कुछ। इस ये मुझे क्या चाहिए, बेसिकली ये वाला z चाहिए। इस z में खासियत क्या है, पहली बात, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस पॉइंट, कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, या फिर मैं उसको मैथमेटिकली क्या बोलूं, फॉर दिस पॉइंट z इज इक्वल टू z बार, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इस वाली इक्वेशन में z बार की जगह z डाल देता हूं बस। तो मेरा जो z आएगा दैट इज नथिंग बट द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, दैट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद रियल एक्सिस। मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा a बार z प्लस a z बार की जगह z लिखा प्लस b इक्वल्स टू 0। तो मेरा यहां से z आ गया माइनस b अपॉन a प्लस a बार, दिस इज द रिक्वायर्ड z, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला इसी क्वेश्चन में अगर मैंने बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L विद, मैं बोल रहा हूं इमेजिनरी एक्सिस, ऊपर वाला क्वेश्चन सेम लिख लेना, आखिरी में रियल एक्सिस की जगह इमेजिनरी एक्सिस लिखो। अब क्या करेंगे हम, अब मैंने बोला ये वाला पॉइंट की बात चल रही है, ये वाले पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट में क्या खासियत होती है, इसका रियल पार्ट 0 होता है और मैथमेटिकली उसको क्या बोलते हैं हम, z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ z। तो बस अब z बार की जगह इसमें माइनस z रख दो। तो मैंने लिखा a, इस सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, a बार z, और अब z बार की जगह माइनस z रखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस a z प्लस b इक्वल्स टू 0। तो मेरा यहां से z आ जाएगा माइनस b अपॉन a बार माइनस a, या फिर इसको ऐसे लिख लो b अपॉन a माइनस a बार। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर हुआ? क्या किया हमने दोनों पार्ट में, पहले पार्ट में उसने बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद रियल एक्सिस निकालो, तो उसमें z बार को हमने z रखा। देन उसने सेकंड पार्ट में बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस निकालो, तो उसमें हमने z बार को माइनस z रखा, ठीक है। चलो तो मैं इसको रब कर रहा हूं, हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, कॉपी कर लेना इसको, ठीक है ना। तो आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली तुम लोग अब 2 दिन अभी वेकेशन है, उसके बाद मंडे से वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, ठीक है ना। बट कॉम्प्लेक्स के कुछ क्वेश्चन हम टच में रखेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो तो इसमें नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलो लिखो इसको, पॉइंट को एज ए थियरी है ये, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C, और इसका इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने C बोल दिया। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू L, दिस इज माय लाइन L। तो क्या करना है, ये एक लाइन है मेरी L, दैट इज a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0, और इधर तो कोई हवा में एक पॉइंट है जिसका नाम C है, लेट्स से कैपिटल C, और इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है स्मॉल c की जगह ZC लिख लो, कैसे भी लिखना है, मैंने स्मॉल c से डिनोट कर रहा हूं इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये वाला पॉइंट का z निकालना है मुझे, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो z होगा दैट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो कैसे करें, एक बार तो तुम लोग सोचो वीडियो पॉज करके, जस्ट थिंक इट वंस, थोड़ा तुम्हारा माइंड डेवलप होगा, एक बार खुद से ट्राई करो एक बार। मैंने बोला कि मुझे z इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, ऐसे तो मैं स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट में बोलेंगे, बट कॉम्प्लेक्स के सेंस में क्या बोलेंगे, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो लेट से मैंने मान लिया z फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको लेट से मैंने zf मान लिया। तो अल्टीमेट माय टारगेट इज टू व्हाट, टू फाइंड zf, ठीक है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज होगी मेरी उसमें, एक इक्वेशन ऑफ लाइन, और जिस पॉइंट से डाल रहा हूं उस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दैट इज नथिंग बट स्मॉल c, ठीक है।
तो स्टार्ट करता हूं मैं एक्सप्लेन करना, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा वेक्टर का नॉलेज भी लगेगा। लेट्स से मैंने कहा ये मेरा स्पेस है 2D स्पेस, कहीं तो ओरिजिन होगा, कहीं भी मान लिया, लेट्स से यहां ओरिजिन है, यहां कहीं तो एक जगह मान लिया, लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। मैंने इसको सी पॉइंट से ज्वाइन किया, ठीक है। अच्छा, अब फिर मैंने एक पॉइंट इसको इससे ज्वाइन किया, देखना ये वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस वेक्टर, ZF माइनस 0, दिस इज माई ZF, ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर क्या होगा, ये C माइनस 0 विद दिस वेक्टर C। अच्छा, अब मैंने बोला इसको क्या लिखूं, मेन तो ये है, सोचो वीडियो पॉज करके, जो मैंने अभी बनाया वर्टिकल वाला, उसको क्या लिखूं मैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस। मैंने बताया कि लाइन जो है, लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पता है क्या होता है, बेसिकली A इज व्हाट, वेक्टर परपेंडिकुलर टू A लाइन, मतलब A का डायरेक्शन ऊपर मान लो चाहे नीचे मान लो, कहीं भी मान लो। मैंने बोला A इज व्हाट, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन, वो हमने देखा क्या होता है बेसिकली Z2 माइनस Z1 इंटू आयोटा, तो 90 डिग्री से Z2 माइनस Z1 को रोटेट कर देता है। Z2 माइनस Z1 तो एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स है, तो वो तो पैरेलल हो गया, उसको 90 से रोटेट किया तो परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब मैंने बोला कि ये वेक्टर A है, तो मैं इसको, इस वाले को देखना है, इतने को मैं क्या मानूं, ऐसे बोल सकता हूं मैं, दिस इज लैम्डा टाइम्स A, बिल्कुल। अगर मैंने बोला डायरेक्शन ये है, तो इतने वेक्टर को मैं लैम्डा A मान सकता हूं, बिकॉज ये और ये डायरेक्शन सेम है, तो A तो आएगा ही आएगा, बट लैम्डा विल टेक केयर ऑफ उसका मैग्नीट्यूड, तो मैंने इस वेक्टर को लैम्डा A मान लिया। क्लियर है, अगर वेक्टर A ये है, चलो नीचे मान लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलेगा, लेट्स से वेक्टर A है, तो दिस वेक्टर विल बी लैम्डा A, सिंपल, ये वाला वेक्टर ये लैम्डा A होगा। लैम्डा इज एनी नंबर, रियल नंबर, of course A is a complex number, that is nothing but perpendicular to the line। अब मैंने बोला इस वेक्टर को क्या लिखूंगा, ट्राइंगल लॉ से देखना, यहां से यहां तक का वेक्टर मैं क्या लिखूंगा, ZF will be equals to, एक तो C वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स A, ये समझ में आना चाहिए तुम्हें, और अगर नहीं आ रहा है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, वेक्टर में हम बहुत बच्चों वाली चीज है वेक्टर के लिए हम, बट आई थिंक फिजिक्स में पढ़ा होगा ये थोड़ा बहुत, ठीक है ना, इनिशियल जब वो बेसिक मैथमेटिक्स चलता है तो उसमें आई थिंक पढ़ा होगा कि जैसे मान लो कोई भी, ये लेट से मैंने ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखा, देखना सुनना ध्यान से, कोई तो फिगर है, ये मैं पैरेलल और नहीं कुछ भी है, लेट से मैंने ऐसे फिगर बनाया, ये ले, ये लो, ये ले, ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया, ये D मान लिया। अब मुझे मान लो ये वाला वेक्टर लिखना है यहां से यहां तक, तो कैसे लिखते हैं हम, एक तो मैंने लिखा ये D वेक्टर किसके बराबर होगा, D इज इक्वल टू, अब मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो कोई भी पाथ चूज करो और जो भी वेक्टर्स आए उनको ऐड करते जाओ, तो A फिर ऊपर का वेक्टर B प्लस वेक्टर B, अब C इस साइड दे रखा है, मुझे तो इस साइड जाना है, तो माइनस C। दिस आई थिंक फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं, वही चीज मैंने बोला, मुझे यहां से यहां जाना है, तो ZF इज इक्वल टू पहले C प्लस लैम्डा टाइम्स A। क्लियर है। अच्छा, वैसे इसको एक और तरीका था, देखो इसको, ये तो मैंने वेक्टर से बताया, अब कॉम्प्लेक्स से बताता हूं तो शायद और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बोला ये तो क्या वेक्टर वाला एक्सप्लेनेशन टू गेट दिस, अदर एक्सप्लेनेशन इज, अब सुनना, अब मैं 1 मिनट के लिए इसको हटा रहा हूं। अब मैंने बोला फॉरगेट अबाउट ओरिजिन 1 मिनट के लिए, ओरिजिन को भी भूल गया, चलो पूरा हटा ही देता हूं, तुम लोग लिख लेना, उसके मैं मिटा रहा हूं ये, ठीक है। मैं दूसरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, दूसरा तरीका इसको समझाने का, क्योंकि बहुतों को कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा कि सर वेक्टर तो आता नहीं है तो कमजोर हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखना, मैंने बोला व्हाट इज दिस वेक्टर, अगर ये C है, इस पॉइंट का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका ZF है, तो मैं ये वेक्टर क्या होगा, मतलब A से B वेक्टर क्या होता है, B माइनस A, तो दिस इज व्हाट ZF माइनस C। क्लियर है। अच्छा, अब मैंने बोला ये और वेक्टर A पैरेलल है, ये वेक्टर और ये, तो दीज टू विल बी स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा A। क्लियर है। या फिर ऐसे बोल दो ZF माइनस C एंड A आर कोलिनियर, तो इसको ऐसे लिख लो, दिस अपॉन A इज इक्वल टू सम रियल नंबर। जैसे हम बोलते हैं दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो उनका रेशियो इज व्हाट, अ रियल नंबर। क्लियर हुआ। तो ये और ये इक्वेशन सेम लेके जाओ, एक और उधर लेके जाओ तो देखो यही आ गई, तो एक ही चीज है, घुमा फिरा के उसको वेक्टर से बोला मैंने, अभी एक्सप्लेनेशन उसका मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से दे दिया। क्लियर है ये। अच्छा, अभी मेरा आया नहीं है, अभी मेरे को लैम्डा निकालना। लैम्डा तो मैंने इंट्रोड्यूस किया पैरामीटर, बट आई हैव टू गिव आंसर इन टर्म्स ऑफ C एंड दिस A और B, जो इंफॉर्मेशन है लाइन और C, इसके टर्म्स में देना है। तो लैम्डा निकाले कैसे, अब क्या यूज करें, देखो अब क्या करेंगे, Z जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है,
तो इसकी लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो उधर से मेरा लैम्डा आ जाएगा। तो मैंने बोला ZF को उसमें रख देंगे, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, ZF को अब हम इसमें रख देंगे बिकॉज उस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हमारा लैम्डा आ जाएगा। एक बार लैम्डा आ गया इधर रख के हमारा ZF आ जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा, A बार Z, और ZF की जगह मैंने लिखा C प्लस लैम्डा A प्लस A Z बार, तो Z बार की जगह होगा C बार प्लस लैम्डा A बार प्लस B इक्वल्स टू 0। समझ में आया क्या किया मैंने? ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिंस इट इज लाइंग ऑन द लाइन देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन 100%। तो क्या करें हम, इसको मैंने इसमें रख देता हूं। तो अब मेरा क्या बना, एक बार देख लेते हैं। A बार, ठीक है, Z की जगह मैंने ZF रखा, तो C प्लस लैम्डा A प्लस A टाइम्स Z बार, और Z बार हो जाएगा C बार प्लस लैम्डा A बार। लैम्डा इज ऑफ कोर्स रियल, ये लिख लेना, लैम्डा इज रियल, ये लैम्डा जो है ना दैट इज रियल। तो इधर से लैम्डा निकालते हैं हम। तो पहले मैंने लिखा A बार C प्लस लैम्डा A इंटू A बार मॉड A स्क्वायर प्लस AC बार प्लस A इंटू A बार अगेन मॉड A स्क्वायर प्लस B इक्वल्स टू 0। तो फाइनली मेरा लैम्डा यहां से कितना आया, माइनस ऑफ, देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, A बार C प्लस AC बार प्लस B डिवाइडेड बाय 2 मॉड A स्क्वायर। दिस इज माई लैम्डा, दिस इज माई लैम्डा। वैसे अभी मैं एक शॉर्टकट भी बताने वाला हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का, इसलिए बने रहना, ठीक है ना। अभी मैं एक्चुअल थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बट अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वी विल सी कि हाँ थोड़ा शॉर्टकट भी है, काफी शॉर्टकट है वो। क्लियर हुआ? लैम्डा आ गया, बस अब क्या करो, लैम्डा को इसमें रख दो, जहां से लैम्डा इसमें रख दोगे तो तुम्हें ZF आ गया। इन टर्म्स ऑफ देखो क्या क्या आया, एक तो C आया, ऑफ कोर्स आना चाहिए, C से तो डाल ही रहे हैं, और A और जो भी इक्वेशंस में पैरामीटर्स है A और B वो आए। क्या करो, लैम्डा उठा के इधर रख दो, खत्म। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, फाइंड फुट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसे लिख लो, फाइंड, फोर्थ पार्ट होगा ये हमारा, फाइंड लेंथ ऑफ, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, इतना करने के बाद एक ही लाइन है, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है इतना लेंथ, देखना ध्यान से, मैं फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं, इतना लेंथ। तो ये लेंथ कितना होगा, ये अगर ये जो कॉम्प्लेक्स, मतलब इसको ऐसे बोल दो, या तो दिस इज ZF माइनस C, इसका मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इस इक्वेशन से। तो बस लैम्डा है हमारे पास, A से मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड लेना बस। तो उसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया, माइनस ऑफ A बार C प्लस AC बार प्लस B डिवाइडेड बाय 2 मॉड A स्क्वायर। ये तो हो गया लैम्डा इंटू A, खत्म, बस ये आंसर हो गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो इस A स्क्वायर को, मॉड A स्क्वायर को तुम ऐसे लिख लो, A इंटू A बार और फिर A से A कैंसिल। तो फाइनली तुम्हें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में क्या मिलेगा, लेंथ मॉड है माइनस ऑफ, तो मॉड के अंदर माइनस, वो तो कंपेंसेट हो जाएगा, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, मॉड ऑफ A बार C प्लस AC बार प्लस B डिवाइड बाय 2A बार। दिस इज व्हाट माय लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू द लाइन L। क्लियर है? मेन पॉइंट था तुम्हारा ये समझना इसमें। अब तो सब सिंपल है। अब जो भी एक और पॉइंट बचा है इसके बाद, अभी हम इमेज और निकालेंगे, इसका इमेज, ठीक है ना, वो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बट मेन टारगेट क्या था इस वाले क्वेश्चन में, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इतना कॉपी करो। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा है, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज इमेज ऑफ पॉइंट C ऑन द लाइन L। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। इतना पार्ट को, लैम्डा को रख लेते हैं, देखते जरूरत पड़ेगी तो इसको हटा दिया यहां से, ठीक है। लैम्डा की जरूरत पड़ेगी तो रखे रहने देते हैं। चलो सुनना, नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट C इन द लाइन L। क्या है, फाइंड इमेज, पॉइंट इमेज, लास्ट पार्ट इज फाइंड इमेज, किसका इमेज, ऑफ C colon small c, मतलब C is the name of the point and small c is the complex number corresponding to that point. Find image of this in L। तो सिंपल है, क्या है देखना, ये मेरा C था, इसके corresponding complex number C। अब मैंने जो पॉइंट, जो इमेज है, अगर ये इमेज है, इसको मैंने नाम दे दिया D, और इसके corresponding complex number है स्मॉल d। अगर ये इमेज है और ये मेरी लाइन L है, तो ऑफ कोर्स ये परपेंडिकुलर होगा, इमेज तो वैसे ही डिफाइन होता है, प्लस ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे। हाँ अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिसको मैंने ZF बोला था, ठीक है ना। हमारी इक्वेशन क्या थी उधर, ZF माइनस C इज इक्वल टू लैम्डा है।
ऐसा लिखा था, या फिर ऐसे लिख लो ZF इज इक्वल टू C प्लस लैम्डा, ऐसे स्टार्ट किया था हमने। तो अब D निकालना है, तो क्या करें, मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया था उस टाइम कोऑर्डिनेट, जब हमने एक और पार्ट लिया था, सब पार्ट लिया था कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, C प्लस D, मैंने देखना होगा क्या लिख रहा हूं, C प्लस D डिवाइड बाय 2, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट C, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट D, दिस डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट माय ZF। तो इधर से D आ जाएगा, D तो मुझे निकालना है, तो D इज व्हाट 2ZF माइनस C, दैट्स इट, डन। क्योंकि ZF मैं पहले निकाल चुका हूं और C तो दिया ही है, तो हमारा ये हो गया इमेज। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आएंगे हम शॉर्टकट वाले पार्ट पे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इसको थोड़ा डेरिवेशन करना पड़ेगा इसका, तो मैं इसको कंटिन्यू रखता हूं। ठीक है, सुनना, यहां तक आंसर कंप्लीट हो गया है अगर जो पूछा है उस हिसाब से। अब क्योंकि मुझे शॉर्टकट बताना है तुमको, इसलिए मैं इसको फर्दर थोड़ा और सॉल्व कर रहा हूं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला रहा हूं इसको। तो देखो 2Z बार, तो देखो सॉरी 2ZF, तो 2ZF यहां से क्या होगा 2C प्लस 2 लैम्डा और माइनस C, तो फाइनली यू आर गेटिंग C प्लस 2 लैम्डा, दिस इज नॉट माय D, बने रहना अभी। चलो इसको मैं इधर लिख लेता हूं, सुनना, D इज इक्वल टू, इधर दोबारा लिख रहा हूं, D इज इक्वल टू C प्लस 2A इंटू लैम्डा, और लैम्डा वैल्यू ये उठा के रख दी, माइनस ऑफ A बार C प्लस AC बार प्लस B डिवाइडेड बाय 2 इंटू A बार, मॉड A का स्क्वायर को A इंटू A बार लिख लिया, ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैंने ये A से A कैंसिल किया, ZD इज इक्वल टू, अब मैंने एलसीएम लिया तो क्या आएगा देखो, एक मिनट, ये 2 भी कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया C A बार माइनस A बार C माइनस AC बार प्लस सॉरी माइनस B अपॉन A बार। अच्छा, C A बार और माइनस A बार C, ये दोनों कैंसिल हुए, तो फाइनली देखो इक्वेशन किस में रिड्यूस हुआ, D A बार प्लस, और ये दोनों टर्म्स को मैं इस साइड लेके आया, C बार A प्लस B इज इक्वल टू 0। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, क्यों आया है अब सुनना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन थी उससे कंपेयर करूं तो क्या लिखा है, Z A बार प्लस Z बार A प्लस B इक्वल्स टू 0, ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी। इससे मैं कंपेयर करूं तो देखना क्या है, बेसिकली Z की जगह तो D लिखा है और इधर जो Z है उसकी जगह C लिखा है, इसका यूज क्या है वो देखना। अच्छा एक चीज और उससे पहले, अगर मैंने बोला C D का इमेज है तो ऑफ कोर्स वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, D इज इमेज ऑफ C या फिर C इज इमेज ऑफ D, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। अगर मैंने बोला C D का इमेज है तो D किसका इमेज होगा, C का ऑफ कोर्स। तो देखो अब इसमें इसका यूज क्या है कि हमें अगर लाइन दी है तो हमें कोई भी एक पॉइंट दिया है ना C और D में से, ऑफ कोर्स एक तो देखा ना जिसका इमेज निकालना है, तो लेट्स से मैंने C दिया है, उसने मुझे C दे दिया, अब देखना शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर उसने मुझे C दिया है, C और D में से एक दिया है कोई, तो दूसरा निकालना है, तो हम क्या करें, इक्वेशन ऑफ लाइन में डाल देते हैं, इसमें मैं डाल देता हूं Z की जगह, एक जगह, दोनों जगह नहीं, देखना ध्यान से। जैसे इस अगर दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैंने C को इधर रखा, इधर अगर C को रखा तो मेरा जो इधर से Z आएगा निकल के, दैट इज नथिंग बट D ओनली, खत्म, क्वेश्चन डायरेक्टली हो गया। जिसका इमेज निकालना है, इतना जो हमने अभी किया थियरी, वैसा करने की जरूरत ही नहीं है, जो पॉइंट दिया है उसको, उसमें किसी भी Z की एक जगह, कहीं भी एक जगह, तो मैंने इधर रख रहा हूं, तो मैंने इधर रख दिया Z, इधर रख दिया, इधर से जो Z निकल के आएगा इसको रखने के बाद, दैट इज नथिंग बट माई D। देखो कंपेयर कर लो, ये D Z आ जाएगा मतलब D आ जाएगा, क्लियर हुआ। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम इसका इमेज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इसको रब कर देता हूं, थोड़ा फास्ट करते हैं, अभी अपन को सर्कल भी करना है, ठीक है, वी हैव टू डू सर्कल आल्सो, बट दैट इज द लास्ट टॉपिक, ठीक है ना, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नई एनर्जी के साथ, ठीक है। चलो तो मैंने बोला फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ, एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ 2 - 3i इन
अब देखो, अब नंबर्स देखेंगे ना तो थोड़ी फील आएगी। अभी तक क्या थियरी था, ए बी सी वगैरह देख रहे थे, अब एक्चुअल नंबर्स देखेंगे तो ज्यादा फील आएगी। 1 + 2 आयोटा इंटू जेड प्लस 1 - 2 आयोटा इंटू जेड बार प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि अभी जो शॉर्टकट बताया, चलो पहले शॉर्टकट कर लेते हैं, उसके बाद मैं बाकी पॉइंट्स और बोलता हूं इसमें। मैंने बोला, एक मिनट, हाँ क्या बोला था कि हम ये जो नंबर है ना वो किसी एक जगह रखेंगे और हम इधर रखेंगे, इधर भी रख सकते हैं, बट मुझे जो मुझे मिलेगा आंसर दैट विल बी जेड बार, तो मुझे एक बार कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर लो, बट डेफिनेटली कुछ नहीं लेना पड़ेगा कॉन्जुगेट, तो क्या करें, मैं इसको मैं इधर रख देता हूं। तो फाइनली मैंने बोला 1 + 2 आयोटा, ये z को z रहने दो, मतलब ये हमारा क्या आएगा, d आएगा, प्लस 1 - 2 आयोटा इंटू जेड बार, तो हो जाएगा 2 - 3i का बार क्या हो जाएगा, 2 + 3i प्लस 5 = 0। अब बस तुम लोग का काम है सिंप्लीफाई करना, मैं नहीं कर रहा हूं, तुम ये सब टर्म उधर लेके जाओ, फिर ये वाला पार्ट इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ, रैशनलाइज करके यू विल गेट z, और वो जो z आएगा दैट इज नथिंग बट इमेज ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, अब मैंने बोला था कि शॉर्टकट है, तो तुम बोलोगे शॉर्टकट सर केवल रिफ्लेक्शन का है, बाकी का, तो देखो एक बार रिफ्लेक्शन पॉइंट आ गया तो जो हमने इससे पहले दो चीज निकाली ना वो तो आएगी अपने आप सिंपल तरीके से। मैंने बोला एक बार मुझे ये दे दिया, लेट से सी दे दिया, तो मैंने शॉर्टकट से तो डी निकाल लिया, शॉर्टकट से डी निकाल लिया, दोनों का मिड पॉइंट निकाल लूंगा तो मेरे को फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। क्लियर है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या करूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, कोई भी सीओडी में से कोई भी एक पॉइंट उठाया, दोनों का डिफरेंस लिया, मैग्नीट्यूड लिया, तो ये लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। उल्टा जा रहा है, जैसे हमने थियरी में क्या किया, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, फिर इमेज निकाला। अब शॉर्टकट में क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे, पहले इमेज निकालेंगे, आगे अगर से इमेज, फिर हम क्या करेंगे, दो सी और डी का मिड पॉइंट लिखेंगे, मतलब ZC = C + D/2, तो इससे मेरा ZC आ जाएगा। ZC एक बार आ गया, एक बार ZC आ गया, तो अब ZC आ गया, उसके बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के दो तरीके हैं एक्चुअली, या तो ZC - C का इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर C - D का जो मैग्नीट्यूड आए उसका हाफ, ऐसे भी कर सकते थे, दोनों तरीके से। क्लियर हुआ? चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, नया आर्टिकल लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, और शीट में है वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो काफी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। और वैसे भी स्ट्रेट लाइन इधर जो है कॉम्प्लेक्स है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जेई के लिए, ठीक है ना। इससे पहले जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था पार्ट, मतलब कहां तक, हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तक। इसके बाद जो मैंने आज की क्लास में लिया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बट आ तो सकता ही है, बट इसलिए करा दिया। चलो तो लिखते हैं हम फाइनली इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है इसका कुछ पार्ट तो हमारे पहले कवर हो चुका है, कुछ पार्ट कवर हो चुका है, जिसमें हमने देखा है मॉड ऑफ z - z0 = r। ये क्या था हमारा सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर जिसका था z0 और रेडियस था जिसका r, रेडियस इज स्मॉल r। ठीक है, अब इसी से हम कुछ और फॉर्म्स देखेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइंस में देखा ना हमने अलग अलग फॉर्म, तो इसी तरीके से हम इसको अलग फॉर्म में देखते हैं। तो लेट्स इसको तो मैं फॉर्म 1 बोल देता हूं, दिस इज माय फॉर्म 1। अब फॉर्म 2 वगैरह निकालते हैं, देखना क्या किया उसके लिए, इसको हमने स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा z - z0 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर = r²। अब किसी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट, ये तो हम काफी कर चुके हैं, z - z0 इंटू z - z0 इसका बार = r²। बार को वी कैन ब्रेक, तो मैं यही ब्रेक कर रहा हूं, तुम अगले स्टेप पे लिख लेना। अब मल्टीप्लाई करते तो z × z बार मॉड z का स्क्वायर माइनस z × z0 बार माइनस z बार × z0 प्लस z0 स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही, और माइनस r² उसको इधर लेके आएगा = 0। आप ध्यान से सुनना, थोड़ा रीअरेंज करेंगे टर्म्स को, उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो क्या किया, जो इधर z, एक मिनट, जो z बार का कोफिशिएंट है ना, तो चलो मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूं, मॉड z का स्क्वायर और माइनस ऑफ z0 बार इंटू z, और इसको लिख लिया मैंने माइनस z0 इंटू z बार प्लस मॉड z0 का स्क्वायर। बताऊंगा क्यों लिख रहा हूं ऐसा, एक मिनट, ठीक है।
अब मैंने इस माइनस जेड नॉट को एक मिनट के लिए ए बोला, तो माइनस ऑफ जेड नॉट बार क्या हो जाएगा, ए बार। तो देखो मेरी इक्वेशन, अब अगले स्टेप में मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस इसको मैंने बोल दिया लेट से बी, तो b इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इधर जो a है और उधर जो a था उनमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, वो तो मैंने इसको मान लिया माइनस जेड नॉट को, क्लियर है ना। उधर जो a था हमारा वो तो क्या था, z2 माइनस z1 टाइप का था ना, तो वो अलग था, ये अलग है, ठीक है, बट उसको मैंने इधर मान लिया। तो अब ध्यान से देखो, इतना पार्ट तो काफी कुछ क्या मतलब एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन जैसा मिलता जुलता है, बस सर्कल में क्या आ गया हमारा, एक ये पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, जैसा कि हमारा कार्टेशियन में होता है। याद है कार्टेशियन में जैसे हम जब 2D उसमें पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमारा क्या होता है, जैसे 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मैंने बोला सर्कल में क्या होता है, बस एक ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाता है, इसके बाद तो फिर इसी टाइप का टर्म रहता है, 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो देखो इतना पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, तो इधर हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड जेड स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया। तो ये देख के हमें क्लिक करना चाहिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो तो अब हम क्या करें, इसका सेंटर और रेडियस के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा, ठीक है, तुम लोग कॉपी कर लो इसको। मैंने बोला अगर ये इक्वेशन दिए देन व्हाट इज द सेंटर, तो सेंटर तो तुरंत निकलना चाहिए एक ही झटके में। क्या होगा सेंटर, बताओ, सोचो क्या होगा, व्हाट इज द सेंटर। सेंटर क्या होगा, मतलब सेंटर के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। तो सेंटर इधर मैंने किसको माना है, जेड नॉट को, तो है तो जेड नॉट, बट मैंने क्या बोला है कि मुझे ये इक्वेशन के इस इक्वेशन का सेंटर निकालना है। तो इस इक्वेशन में जेड नॉट तो कहीं नहीं दिख रहा ना, बट हमें पता है कि जेड नॉट किसके बराबर है, हमने क्या माना है माइनस ए को ना, तो जेड नॉट की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस ए। तो सेंटर मेरा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए। अगर ऐसी इक्वेशन दी है और बोला कि इस सर्कल का सेंटर क्या है, तो डायरेक्टली बोलेंगे माइनस ऑफ ए, वेयर ए इज व्हाट, जेड बार का कोफिशिएंट, नॉट जेड का कोफिशिएंट, याद रखना, ए इज जेड बार का कोफिशिएंट। क्लियर है, तो सेंटर तो ये हो गया। व्हाट अबाउट रेडियस, तो देखो रेडियस इधर से आएगा मेरा, इधर से मैंने क्या माना है, इस वाली इक्वेशन को देखूं तो मैंने मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को बी माना है, तो इधर से मेरा आर स्क्वायर कितना आ गया, मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस बी, तो आर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस बी। बट अगेन मुझे तो ए और बी के टर्म्स में चाहिए रेडियस, बिकॉज इक्वेशन तो ये दी है ना, वो करेक्ट लिखा है। तो मॉड जेड नॉट को मैं क्या किससे रिप्लेस कर सकता हूं, मुझे पता है कि जो ए है वो माइनस ऑफ जेड नॉट के बराबर है, ए जो है दैट इज माइनस ऑफ जेड नॉट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड नॉट के बराबर होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ए का स्क्वायर, तो रेडियस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर माइनस बी, या फिर इसको ऐसे लिख लो, मॉड ए को लिख दो ए इंटू ए बार माइनस बी, बोथ आर करेक्ट। सो ए और बी के टर्म्स में अगर मुझे बोला जाए ये सर्कल की इक्वेशन है, व्हाट इज द सेंटर, सो सेंटर इज माइनस ए, व्हाट इज रेडियस, दिस इज द रेडियस। अच्छा, इसमें भी एक छोटा सा कैच है, क्या है कि जो हम सेंटर और रेडियस बोल रहे हैं, क्या होगा इसमें, क्या करना है हमें, मॉड जेड का स्क्वायर, जैसे कोई तुम्हें क्या होगा, अभी जैसे एक एग्जांपल लूंगा मैं, इस फॉर्म में एक इक्वेशन दी होगी, फिर बोलूंगा सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा हमारा ना, बिफोर सेइंग कि z बार का कोफिशिएंट जो है दैट इज नथिंग बट सेंटर, नेगेटिव ऑफ दैट, बिफोर सेइंग दैट स्टेटमेंट आई शुड मेक मॉड ऑफ z का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 बनाना है। वो 1 बनाने के बाद मैंने क्या बोला, इक्वेशन तुम्हें दी होगी, उसमें z मॉड ऑफ z स्क्वायर जो है ना उसका कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो मेरा z बार का कोफिशिएंट आएगा ना उसका नेगेटिव इज माय सेंटर, मतलब उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा। क्लियर है, थोड़ा और क्लियरिटी आएगा, एक मिनट एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ठीक है, वीडियो पॉज करो, इसको पहले कॉपी करो, तो मैं रब कर रहा हूं इसको। अभी और भी फॉर्म बाकी है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमारा लेक्चर बड़ा होने वाला है, बिकॉज टारगेट मेरा सैटरडे का था, वैसे सैटरडे को छुट्टी हो गई ना एक, तो इसलिए थोड़ा आज ही अपन दोनों पार्ट कवर कर लेते हैं। चलो, तो मैंने बोला ये मेरा इक्वेशन दिया है 2z इंटू जेड बार प्लस 4 माइनस 2 आयोटा इंटू जेड प्लस 4 प्लस 2 आयोटा इंटू जेड बार माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना, इसी फॉर्म में लिखिए। अब मैंने क्या बोला,
z इंटू जेड बार लिखा है, मॉड z का स्क्वायर लिखा है, वन एंड द सेम थिंग। अब मैंने बोला कि व्हाट इज द सेंटर, तो जल्दी जल्दी में हमें इस वक्त इसको a नहीं बोलना है। क्या बोला है मैंने, a कब बोलेंगे इसको, आफ्टर मेकिंग z बार का कोफिशिएंट एज 1, मतलब मॉड z का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1। तो उसको 1 बनाने के लिए क्या करें, 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर गया, इधर 2 आया, इधर 2 आया, इधर 2 आया। अब मैंने बोला अब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे इससे, तो इससे कंपेयर किया तो z बार का कोफिशिएंट a होता है, तो a कितना हुआ मेरा 2 प्लस आयोटा 4/2 और 2/2 1। अब सेंटर क्या होता है, सेंटर इज माइनस a नॉट a, तो सेंटर इज -2 माइनस आयोटा। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। क्लियर है। अब रेडियस पे, अब मैंने बोला रेडियस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ मॉड a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 + 1 5 माइनस b, तो b इटसेल्फ इज -½ तो b, ये तो माइनस लगाया, अब मैं b लिख रहा हूं तो b इज -½ सो दिस इज माय रेडियस 5 -½ मतलब 11/2 का अंडर रूट। क्लियर है, तो ऐसे बोलना है मुझे। चलो तो पॉज करो वीडियो, इसको कॉपी करो। अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे, दैट इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। लिख लो डायमेट्रिक फॉर्म। तो हमारे दो फॉर्म कवर हो गए, एक तो जो पहले से करते आ रहे हैं मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r, और अभी हमने लेटेस्ट में कौन सा देखा, z बार प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ये दो कवर हो गए। अब हम आते हैं डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लिया एक बार। इसका मतलब क्या है, ये सेम टॉपिक तुम्हारा उधर भी आएगा कोऑर्डिनेट में। एक सर्कल है, अब हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है, इंस्टेड ऑफ गिविंग सेंटर एंड रेडियस उसने हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, लेट्स से z1 और z2, एंड दे आर नथिंग बट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर। वो सर्कल के डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज है, कोई भी एक डायमीटर है उसके एक्सट्रीमिटीज है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो मेरे को इक्वेशन लिखनी है सर्कल की, ठीक है, तो मैंने बोला ये डायमीटर है, तो देखना ऑब्वियस ही बात है इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, z1 और z2 का, दैट इज सेंटर। तो मैंने बोला सेंटर का करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। अच्छा, फिर मैंने बोला व्हाट इज द रेडियस, डायमीटर का हाफ, तो दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ये तो डायमीटर हो गया, डिवाइडेड बाय हाफ। क्लियर है। अब वो हमारा मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r लगा देते हैं, तो मॉड ऑफ z माइनस z नॉट क्या होता था हमारा सेंटर, तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2 बाय 2, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल्स टू r, और r इज व्हाट, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 divided by 2. So this is nothing but my equation of circle in diametric form, where z1 and z2 are the extremities of diameter. क्लियर है, बेसिक तो हमारा वही रहेगा, ये तो ब्रह्मास्त्र है पूरा, मतलब z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r, ये तो सभी जगह का आने वाला है कॉम्प्लेक्स, मतलब ये इक्वेशन फेवरेट है कॉम्प्लेक्स की। अल्टीमेटली हमने क्या किया, उसमें z नॉट और r निकाला इन टर्म्स ऑफ z1 और z2 और सब्स्टिट्यूट कर दिया। z1 और z2 का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी डायमीटर, तो उसका हाफ इज रेडियस और उसका मिड पॉइंट विल बी द सेंटर, तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो उसमें रख दिया। क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं, चलो थर्ड बोल देते हैं, ठीक है ना, इसको फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ डायमेट्रिक फॉर्म। अभी डायमेट्रिक में और भी तरीके से लिख सकते हैं, देखना कैसे कैसे, और ध्यान से देखना भी। अब मैंने बोला इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है, तो इस सर्कल पे बेसिकली मुझे लिखना क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है, मतलब इस सर्कल पे जो पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट z, वो z1 और z2 में एक रिलेशन चाहिए जो कि सेटिस्फाई हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो लेट्स से कहीं तो होगा z मेरा, दिस इज। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी यूज की जो 9-10 में पढ़ते हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो जो z1 z2 और z है, वेयर z इज माय वेरिएबल पॉइंट, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन लिख सकता हूं z1 और z2 के बीच में। क्या होगा, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, z1 माइनस z2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, दैट इज z माइनस z1 इसका स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इसका स्क्वायर, दैट्स इट। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, क्योंकि अल्टीमेटली माय टारगेट इज टू गेट अ रिलेशन बिटवीन z1 z एंड z2, और वो आ गया। क्लियर है। सो इसको हम फॉर्म 2 बोल देते हैं डायमेट्रिक फॉर्म का। अभी कहानी कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा और है, ठीक है ना, मैंने बोला बहुत, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी देना तो पड़ेगा ध्यान, ठीक है। दो फॉर्म होगा। अब तीसरा फॉर्म,
अब देखो 90 डिग्री देख के थोड़ा क्या क्या फील आनी चाहिए, 90 डिग्री टाइप की चीज देख के क्या फील आनी चाहिए, हमें आना चाहिए अब मैं चलो हिंट देता हूं, तुम लोग लिखो एक बार। मैंने बोला इफ वाला फैक्ट यूज करो जो नोट के फॉर्म में हम लोग ने लिखा था कि दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं और दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों वेक्टर्स में रिलेशन 3 तरीके से रिलेशन लिखे थे, तो वही चीज है उधर हमने लिखा था। एक क्या था देखो, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो इसका जो आर्गुमेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाय 2, दैट्स इट, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। एक बार प्लस वाले लेने पे क्या होगा, एक पार्ट आएगा सर्कल का, माइनस पाई बाय 2 लेने पे दूसरा पार्ट ऑफ सेमी सर्कल है, मतलब प्लस पाई बाय 2 से सेमी सर्कल कवर होगा और माइनस पाई बाय 2 से दूसरा वाला सेमी सर्कल कवर होगा, तो ओवरऑल पूरा इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस। समझ में आना ना, z माइनस z1 जो है दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू z माइनस z2 ना, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर, तो उनका इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स इज प्लस माइनस पाई बाय 2। क्लियर है? अच्छा, इसी को ये हो गया, चलो फॉर्म थर्ड। इसी को मैंने बोला और कैसे लिख सकते हैं, तो आंसर मिलेगा, अगर इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस पाई बाय 2 है, इसका मतलब क्या है, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। क्लियर है? अगर प्योरली इमेजिनरी है, सुनना ध्यान से, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो हमें पता है कि z बार किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ z के बराबर, या फिर इसको ऐसे बोल दो z बार प्लस z इज 0। मतलब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इसका कॉन्जुगेट इज 0, तो मैंने बोला z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बार को मैं ब्रेक कर रहा हूं डायरेक्टली, एक ही लाइन में लिख रहा हूं, अपॉन z माइनस z2 बार बार, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माय फॉर्म फोर्थ एंड द लास्ट फॉर्म। क्लियर है? समझ में आया ना कैसे लिखा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ये पूरे ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, प्लस माइनस पाई बाय 2, दैट मींस दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है ना, तो वो प्योरली इमेजिनरी है तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका बार इज 0। डन। क्लियर है? चलो, तो अब हम एक छोटा सा पार्ट और रह गया, सर्कल का ही छोटा सा पार्ट है, आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, उसको और कंप्लीट करते हैं अभी, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो और सर्कल के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला जो पार्ट है, हाँ लाइन तुम कर लेना, ठीक है ना, लाइन वाला पार्ट जरूर करना, इस सर्कल वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन इंपॉर्टेंट तो यही वाला था, सर्कल मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, चलो अब मैंने बोला नेक्स्ट, चलो इक्वेशन ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, हमें इक्वेशन ऑफ आर्क निकालना है। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दी है पहले वो लिख लेते हैं, लेट मी चेंज सम, हाँ इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दी है पहले वो लिखते हैं। मैंने बोला हमें कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, z1 और z2। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, पहले मैं एक लिखता हूं उसके बाद समझाता हूं। मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू लेट से थीटा। खुद तुम सोच सकते हो क्या है, खैर मैंने आर्टिकल तो लिखवा ही दिया हालांकि, बट फिर भी कब एग्जैक्ट फिगर बना सकते हो इसका। मैंने बोला दिस इज अ इक्वेशन, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। अब देखो उसने क्या, देखो z1 और z2 तो मेरे दो फिक्स पॉइंट है, z इज अ वेरिएबल पॉइंट, तो मुझे बेसिकली एक तरीके से बताना क्या है, मुझे इसका लोकस बताना है कि ये किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो ये किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच कर्व, विच कर्व, विच कर्व। तो आंसर मिलेगा सेमी सर्कल, सॉरी नॉट सेमी सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल। अब आर्क भी क्या होगा, चार केसेस बनेंगे इसमें, कैसे कैसे देखना ध्यान से। मैंने बोला कि सबसे पहले याद होगा तुम्हें 9 10 में हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये एक कोई कॉर्ड है किसी सर्कल की, लेट्स से ये ए है ये बी है, तो हमें पता है कि कोई भी कॉर्ड जो होती है ना, कोई भी एक कॉर्ड ले ली सर्कल की, वो सरकमफ्रेंस पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। मतलब ये अगर मान लो मैंने ये एक पॉइंट लिया, तो इसको मैंने कॉर्ड के दोनों पॉइंट में ज्वाइन किया, तो अगर ये थीटा है तो अब सरकमफ्रेंस में कोई भी पॉइंट ले लो ये एंगल थीटा ही रहेगा। तो हम इसको कैसे बोलते हैं, कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सरकमफ्रेंस।
ठीक है, अब सुनना, इसको रीड करो, z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू हमेशा थीटा के बराबर है। इसका मतलब z किस पे लाई कर रहा होगा, सर्कल के एक आर्क पे। अब वो आर्क कौन सा होगा उसको समझते हैं, उसके लिए मैंने ये बनाया, देखना ध्यान से, मतलब z इधर आ रहा है तो z माइनस जेड वन क्या वेक्टर होगा, z माइनस जेड वन विल बी दिस वेक्टर और z माइनस जेड टू विल बी दिस वेक्टर, दिस विल बी मैं, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं इसको उल्टा कर देता हूं, इसको z2 ले रहा हूं, इसको z1 ले रहा हूं, ठीक है, बताऊंगा अभी क्यों। मैंने बोला अब मैंने बोला एंगल थीटा क्या होगा, ये एंगल, ये मेरा वेक्टर क्या है z माइनस जेड वन और ये मेरा z माइनस जेड टू, तो दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा। तो अब दिख रहा है क्लियरली, z इस पे मूव करेगा, अब तुम कहीं भी पॉइंट ले लो, लेट्स से यहां ले लिया तो ये थीटा ही रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये मेरा थीटा हो गया, तो कहां लाई कर रहा है मेरा z, इस डायग्राम के हिसाब से इस वाले आर्क पे, इसको मैं बोल सकता हूं इमीडिएटली मेजर आर्क दिख रहा है, मेजर आर्क। अच्छा अब मैंने बोला सिमेट्री से एक और सर्कल होगा, एक और आर्क होगा सेम रेडियस वाले सर्कल का, वो होगा इसके जस्ट नीचे, देखना ध्यान से, सेम साइज ऑफ सर्कल, सेम साइज से मतलब सेम रेडियस का, दिस इज सर्कल, टेढ़ा बन रहा है। देखो अब क्या होगा, अगर मैंने इधर कोई पॉइंट लिया तो z माइनस जो मेरा z2 था, एक मिनट, हाँ ये मेरा हुआ z माइनस z2 एंड दिस इज माई z माइनस z1, दिस इज माई z माइनस z1 और ये मेरा z माइनस z2। आइए बताता हूं कि मैंने इधर z1 z2 उल्टा क्यों किया था। देखो थीटा को एक्सप्लेन करने के लिए, अब देखना समझना ध्यान से, इसको मैं रब कर रहा हूं, थोड़ा सा जगह क्रिएट करते हैं। मैंने बोला कि ये, अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। मैंने बोला दिस इज इक्वल टू थीटा और दिस इज इक्वल टू माइनस थीटा, तुम खुद जवाब दोगे, देखना। मैंने बोला लेट्स से ये ऊपर वाले आर्क को मैं 1 बोल रहा हूं, नीचे वाले आर्क को 2 बोल रहा हूं। मैंने बोला पहला वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को या 2 को, और दूसरा वाला 1 को या 2 को, तुम सोचो, एक एक है दोनों का। मैंने बोला पहला वाला आर्क 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, सोचो रोटेशन से आएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाला फंडा, और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 और 2 में, इन दोनों में से वो भी वही सेम चीज उससे ही आएगा। तो लेट्स से पहले मैं 2 को देख रहा हूं, मैंने बोला 2 को देखा तो इसने क्या बोला, देखना ध्यान से, और मुझे पता है कि ये एंगल थीटा है, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल भी थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है, ठीक है ना, कीपिंग दैट इन माइंड, दिस इज थीटा। अब मैंने बोला z माइनस z1 फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर, तो फाइनल मतलब फाइनल इज दिस इज इनिशियल, तो हम कहां रोटेट किए ऐसे, तो मेरा क्या आएगा फाइनल अपॉन माइनस, दिस इज, ये थीटा है लेकिन हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, सो दिस इज माइनस थीटा, तो मतलब ये वाला जो कर्व है माइनस थीटा वाला, दिस इज दिस वाला कर्व। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ। और जो पहला वाला है इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, दैट इज फर्स्ट आर्क, करके देख लो। z माइनस z1 क्या होगा मेरा, ये वाला वेक्टर, सॉरी ये z माइनस z2 है, ये मेरा z माइनस z2 है, ये मेरा z, मैंने उधर चेंज नहीं किया था, अभी चेंज कर दिया, ठीक है। हाँ तो z माइनस z, अब मेरे को z माइनस z1 इज, दिस इज फाइनल वेक्टर, दिस इज इनिशियल वेक्टर, तो कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो करेक्ट लिखा है थीटा। सो दिस, इसको थोड़ा ऐसे इधर, मैं इधर लिख रहा हूं, ये वाला जो है दैट इज रिप्रेजेंट आर्क 1 एंड दिस रिप्रेजेंट आर्क 2, इसको आर्क 1 बोला, इसको 2 बोला। यहां तक क्लियर है, अभी कहानी खत्म नहीं, थोड़ी सी और बाकी है, बिल्कुल छोटी सी और। अब क्या है देखना, अब मैं इसको थोड़ा सा जगह करके ना इस साइड लिख रहा हूं, ये तो 2 चीज होंगी, थीटा और माइनस थीटा। अब 2 चीज और बची हैं, पाई माइनस थीटा और एक माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये और प्लॉट करना है, तो टोटल हमें 4 आर्क पढ़नी है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा फिगर बना रहा हूं मैं, तुम लोग वीडियो पॉज करो और पहले इतना पार्ट कवर करो, ठीक है, थोड़ा खचपच हो गया इधर, ठीक है। मैंने बोला दोबारा मैं फिगर बना रहा हूं, तुम लोग पहले बना लेना पॉज करके, जितना मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने बोला कि लेट्स से दिस इज z1, दिस इज z2 z1, चलो ये z2 है, ये z2 है, ये z1 है, तो मैंने एक ऊपर ऐसा सर्कल बनाया, एक नीचे ऐसा बनाया था, ठीक है, एक काइंड ऑफ फिगर। अब मैंने बोला था ऊपर वाला आर्क जो है इसको नंबरिंग 1 की थी, उसके लिए तो थीटा वाली इक्वेशन हो गई, नीचे वाली आर्क के लिए ये माइनस थीटा वाली इक्वेशन।
अब मैंने बोला पाई माइनस थीटा किसका होगा, तो देखो थीटा पाई माइनस थीटा देख के तुम्हें याद आना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो अभी हमने बनाया था, तो एक पॉइंट लेट्स से दिस इज माय z वेरिएबल पॉइंट, तो हमने थीटा किसको लिया था, ये थीटा, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो अपोजिट एंगल होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो कहां आएगा, तो उसके लिए पहले मुझे सर्कल बनाना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर वाला सर्कल कंप्लीट कर लिया, नीचे डेट डैश लाइन करके दिस कंप्लीट सर्कल। तो देखो इसका अब मैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट रिकवर करूंगा, सो दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा। क्लियर है? सिमिलरली नीचे वाले सर्कल का ऊपर वाला पार्ट, मतलब सुनना थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेट होगा बट फिर भी, अब मैं ऊपर वाले को उसको मिटा देता, चलो इसको मैं इस रेड कलर से कर देता हूं। अब मैंने बोला था कि ये जो एंगल था मेरा, ये थीटा था, तो ये वाला कॉर्ड इधर भी सबटेंड करेगा पाई माइनस थीटा। क्लियर हुआ? अब खुद सोचो, अब मैंने दो आर्क बनाए डैश डैश करके, एक रेड में और एक ब्लू में, तो इनमें से रेड वाला ये है या ये है, सोचो खुद से। अगेन वही रोटेशन का फंडा यूज करके, क्या बोला मैंने, तुम्हारे पास दो है, देखो मैं एक ऊपर दोबारा बना देता हूं, एक तो ये आर्क लिख रहा है ऐसे बनाया है, और एक मैंने ऐसे बनाया है। लेट्स से मैं इसको आर्क नंबर 3 बोल रहा हूं, इसको 4 बोल रहा हूं, तो यू हैव टू टेल दिस रिप्रेजेंट्स 3 और 4 व्हाट। तो उसके लिए क्या करें, अगेन वही देखते हैं z माइनस z1 z माइनस z2। तो लेट्स से मैं पहले नीचे वाले पे आता हूं, तो z माइनस z1 कौन सा होगा, ये वाला वेक्टर, दिस इज z माइनस z1। अगर z इस पे पॉइंट सर्कल पे पॉइंट है, दिस इज z1, तो z माइनस z1 ये होगा, z माइनस z2 ये होगा, z माइनस z2। अब फाइनल कौन सा है, z माइनस z1। तो फाइनल इज दिस, इनिशियल इज दिस, तो मैं कैसे मूव कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज, और ये पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा है, बट सिंस एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूं तो इसलिए माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। सो दिस इज बेसिकली अवर नीचे वाला, मतलब इसको बोला मैंने फोर्थ, तो बचा हुआ ये कितना होगा, 3 दैट यू कैन वेरीफाई। क्लियर है? फंडा क्लियर होना चाहिए। इसके बेसिस पे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल दिमाग, थोड़ा दिमाग लगता है। जैसे क्या होगा, तुम्हें इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, फिर क्या बोलेगा ये कि दिस रिप्रेजेंट्स आर्क ऑफ अ सर्कल, उस सर्कल का रेडियस क्या है या उस सर्कल का सेंटर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा एडवांस टच होता है, थोड़ा सा एडवांस टच होता है इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसको अच्छा करने के लिए या तुम्हें कितना आएगा देखते हैं, बट डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनी ऑफ द बुक, खुद से ट्राई करना, ठीक है ना, किसी का हेल्प नहीं लेना। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सब लोग करें, नहीं भी करो तुम पूछो मत मुझसे, ठीक है, बट कहीं से हेल्प नहीं लेने का, ठीक है ना, ये तो सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना, खुद से सोच। मैंने देखा है बहुत से बच्चे लोग सॉल्यूशंस देखते हैं, मैंने मना भी किया है उन लोगों को कि डोंट सी द सॉल्यूशंस। जब भी मैं कोई क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है ना, किसी भी बुक का भी देता हूं, जैसे डोंट सी द सॉल्यूशन। एक बार वो हैबिट डल गई ना, तो फिर रियली उससे उभरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ट्रस्ट मी, डोंट एवर सी द सॉल्यूशंस, कभी नहीं। जब बिल्कुल ही हार मान लिया, मैंने 1 घंटे ट्राई कर लिया, नहीं बन रहा, टीचर को पिंग किया, टीचर बिजी है, टीचर रिप्लाई नहीं दे रहा, पूरी सब सिचुएशन क्रिएट हो गई, तब ठीक है देख लिया, बात अलग है। बट अनटिल और अनलेस तुमने देखा, क्या उससे क्या होगा ना, तुम्हारे एग्जाम वगैरह में भी जैसे तुमने स्टार्ट किया, 1 सेकंड अटके, तो तुम्हें तो आधा सॉल्यूशन देखने की, उधर का सॉल्यूशन पता नहीं, तो तुम उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दोगे, फिर नेक्स्ट पे जंप करोगे, सोचोगे ही नहीं उस पर। तो जो तुम्हारी सोचने की शक्ति है ना, क्षमता, वो कम हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी मैं रिकमेंड करूंगा सॉल्यूशन मत देखो, ठीक है ना। तो बस इतना बोलना था मुझे, और आई होप समझ गया होगा मैं जिस बच्चे के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। चलो, तो अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो डोंट टेक सी सॉल्यूशन फ्रॉम एनी ऑफ द बुक, ठीक है ना, खुद से जनरेट करो सॉल्यूशन। नहीं आता है टीचर से पूछो, टीचर से हिंट बोलो, टीचर से यही मत बोलो कि सर कंप्लीट सॉल्यूशन बताओ, नहीं, कभी भी नहीं। मुझे वो बच्चा अच्छा लगता है वो जब वो पूछता है कि सर इसमें थोड़ी सी हिंट दे दो, ना कि सर इसका सॉल्यूशन बता दो, बिल्कुल गलत बात। कभी भी कंप्लीट सॉल्यूशन भी नहीं पूछना चाहिए टीचर से, ये तो आदत हो जाती है पका पकाया खाने की, फिर तुम लोग का ही डेवलपमेंट नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं। मैं तो बता दूंगा सॉल्यूशन, जैसा हिंट बताऊंगा वैसे मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, मेरे लिए तो दोनों चीज बराबर है, बट उससे तुम्हारा लॉस होता है, ठीक है ना। बाकी तुम्हारी मर्जी बात मानना या नहीं। मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन z माइनस 5 इज इक्वल टू पाई बाय 3, इज इक्वल टू पाई बाय 3। और भी क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन और दे रहा हूं। एक तो मुझे क्या बताना है, ये जो मैंने कर्व लिखा ना अभी, जो अभी लिखा है, ये एक आर्क बनाएगा, ऑफ कोर्स दिस इज अ आर्क,
ऑफ सम सर्कल, उस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस। क्या लिखना है? फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो और क्वेश्चन, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और छोटा सा स्ट्रेट लाइन में एक और छोटा सा पार्ट आता है स्लोप के बारे में, तो बता दूंगा। वैसे एक ही पॉइंट है छोटा सा, चलो बता ही दूंगा मैं अभी। बिफोर एंडिंग द वीडियो आई विल पुट दैट पार्ट, क्योंकि शायद से ऑन द लाइन, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करते फिर बोलता हूं मैं। ऑन द लाइन फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 - 3 आयोटा लिखा है, ठीक है, z नहीं है, 2 - 3 आयोटा, दिस इज द पॉइंट 2 - 3 आयोटा ऑन द लाइन 3 + 4 आयोटा into z plus 3 - 4 आयोटा into z बार plus 9 = 0। You have to find length of perpendicular। तो मैंने क्या बोलूंगा, कैसे करना? शॉर्टकट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो सबसे पहले तुम तो इमेज निकाल लेना, ठीक है, और फिर जो इमेज आए और जो पॉइंट गिवन है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेना। उन दोनों का हाफ इज व्हाट? माय लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा इसमें एक पॉइंट छोटा सा मैं बता रहा था, क्योंकि बच्चे लोग बोलेंगे फिर सर वो नहीं पढ़ा। एक छोटा सा पॉइंट है कॉम्प्लेक्स स्लोप करके, उसको और मैं बता ही देता हूं, इतना बता दिया है तो लिख लो एक मिनट, कॉम्प्लेक्स स्लोप। ठीक है, लाइन के लिए कॉम्प्लेक्स स्लोप। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं क्वेश्चन को, तुम लोग कॉपी कर लो इसको, कॉपी बोथ द क्वेश्चंस। इसमें ये वाला है, इसमें दिमाग लगेगा 100%, बट मैंने बोला ठीक है ये तो इजी है, प्रोसीजरल है, इसमें दिमाग खर्च होगा करना। तुम जितना टाइम दोगे इसको उतना तुम्हारी फील आएगी, ठीक है ना, और थोड़ा ज्योमेट्री बेस्ड है ना क्वेश्चंस, तो आईआईटीज वगैरह के फेवरेट होते हैं सच क्वेश्चंस। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू द बुक और डू योरसेल्फ। हाँ, मैंने बोला एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, कॉम्प्लेक्स स्लोप करके। जैसे हमारा स्ट्रेट जो कोऑर्डिनेट में स्लोप होता है ना, स्मॉल एम से जिसको डिनोट करते हैं, उसी तरीके से इधर कॉम्प्लेक्स स्लोप को डिफाइन करते हैं। क्या होता है कॉम्प्लेक्स स्लोप? देखो मैं लिख देता हूं पहले, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 and z2 is given by z1 minus z2 upon z1 bar minus z2 bar। इसी तरीके से इसको डिफाइन किया और इसको किसी से भी w लेट से w से डिनोट किया, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स स्लोप, सिंपल है, ठीक है ना। ऐसा कोई और जेई के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रूली स्पीकिंग जेई के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक तो कभी नहीं पूछा आज तक, ठीक है। अब तुम्हारे बैच में पूछ ले तो बात अलग है, ठीक है ना, इसलिए बता दिया, बिकॉज इन शीट यू विल फाइंड द क्वेश्चन, ठीक है ना, रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स स्लोप, ठीक है। मतलब जैसे स्लोप होता है वैसे ये कॉम्प्लेक्स स्लोप है। दिस कैन बी रियल और इमेजिनरी, ठीक है ना, दिस कैन बी रियल और इमेजिनरी। अब जैसे इसके पॉइंट के हिसाब से मैंने बोला कि ये जो लेट से मैंने बोला ये जो हमारी इक्वेशन थी a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0, इसका स्लोप क्या होगा? अगर मैंने मान लो स्लोप का ऐसे तुम्हें बोल दिया ऐसे डिफाइन होता है, देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? कैन एनीवन टेल? या मतलब टेल तो नहीं बता पाओगे, सामने तुम बैठे नहीं हो, क्या तुम पॉज करके एक बार सोच सकते हो? स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगा? तो मुझे तो क्या पता है, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 और z2 मुझे तो इस फॉर्म में पता है। तो मैं क्या करूं, मान लेता हूं इस लाइन पे दो पॉइंट है z1 और z2, ठीक है। अगर z1 z2 पॉइंट है इस लाइन पे तो स्लोप विल बी दिस, वो तो पक्की बात है। बट मुझे तो आंसर किसके टर्म्स में चाहिए? a और b के टर्म्स में चाहिए, बिकॉज उसने ये z1 और z2 तो मैंने अज्यूम किया है कि लेट्स से दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। बट तो क्या करें फिर? तो कुछ नहीं, z1 और z2 इस पे लाई कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो a बार z1 प्लस a z1 बार प्लस b इक्वल्स टू 0, और एक हो जाएगा z2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a बार z2 प्लस a z2 बार प्लस b इक्वल्स टू 0। अब क्या करें हम? मुझे इस टाइप का सिनेरियो चाहिए, तो क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, a बार इंटू z1 माइनस z2 प्लस a इंटू z1 बार माइनस z2 बार, और b माइनस b 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो देखो इधर से ये एक्सप्रेशन आ गया, देखो आराम से
ये हो गया माइनस ए बार इंटू z1 माइनस z2 इज इक्वल टू ए टाइम्स z1 बार माइनस z2 बार। तो फाइनली मुझे z1 माइनस z2 न्यूमरेटर में चाहिए, तो ये पार्ट में नीचे ले आता हूं। तो फाइनली दिस इज व्हाट, देखो मैं इधर ही लिख ले रहा हूं, दिस इज व्हाट, इसको जब इसके नीचे लेके आऊंगा और ए बार को इसके नीचे ले जाऊंगा तो माइनस ए अपॉन ए बार। तो ये भी ऐसे याद कर लो स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है ना। अगर कोई लाइन दी हो उसका बोले कॉम्प्लेक्स स्लोप, उसका स्लोप क्या है, तो दैट इज नथिंग बट माइनस ए अपॉन ए बार। और याद क्या रखना है, ए इज व्हाट जेड बार का कोफिशिएंट, उल्टा मत कर देना, ठीक है ना। ए इज व्हाट जेड बार का कोफिशिएंट, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप इज माइनस ए अपॉन ए बार। खत्म। तो दिस एंड्स अप योर कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर। बट चैप्टर तो एंड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे। जैसे हम क्वाड्रेटिक में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की तो हम कुछ कुछ क्वेश्चंस लेते थे, तो वैसे अभी भी रखेंगे एक एक दो दो क्वेश्चन, जब तक थोड़ा फील ना आए पूरा और तरीके से। ठीक है बच्चों, सो दैट्स इट, थैंक यू।